नमस्कार। गैप फाइनेंशियल सर्विसेज में मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न्स के माध्यम से आयकर विभाग को प्राप्त होने वाली सूचना के बारे में जानकारी करेंगे। इससे पहले आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाई। आप सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई के साथ आज का ये टॉपिक हम शुरुआत करेंगे। आइए, आज आपका जैसे टॉपिक शीर्षक ही है, आज फिर से मेरा मकसद आपको डराना नहीं बताना है। ये क्या डिस्कशन होगा आज, उसको देखिए एक बार कि वार्षिक सूचना विवरणी के माध्यम से आयकर विभाग को प्राप्त होने वाली जो सूचना है वो क्या क्या है। ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि अगर इन सारी चीजों में आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है, लेन देन किया है, तो आपको जानकारी होना चाहिए ताकि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को प्रॉपर ढंग से फाइल कर सकें। अगर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं और ये सारे ट्रांजैक्शंस आपने किया हुआ है, ये सारे आपने लेन देन किया हुआ है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि इन सारी चीज़ों को देख के आप अपने जो भी कंसल्टेंट हैं, जो भी आपके सीए हैं, जो भी एडवोकेट हैं, उनसे मिलिए और इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए और अपने सही इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करिए, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। उससे पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और आज का वीडियो देखिए। अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको लाइक, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, क्या क्या सूचना प्राप्त होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एआईआर के माध्यम से, वो देखते हैं। एक बार एक एक करके हम टॉपिक देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो आज का लंबा होगा लेकिन काफी फायदेमंद होगा आपके लिए। अगर देखते हैं सर, आइए, हमारे पास 2-4 आइटम दिया हुआ है जो कि इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे मालूम चलता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एआईआर है और कहता है कि इस माध्यम से आपको सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाती है। कैसे? पहला आइटम है आपका किसी भी बचत खाते में। देखिए, सेविंग अकाउंट हम सबके पास होता है। किसी भी बचत खाते में एक वर्ष में, अब इनकम टैक्स के हिसाब से वर्ष कौन सा होता है हम ध्यान से आपको फिर से बात करते हैं, पीछे वीडियो में भी डिस्कस किया गया है। इनकम टैक्स का साल शुरू होता है 1/4 से लेकर, मान लेते हैं अभी करंट ईयर हमारा चल रहा है 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 तक का ये एक साल हो गया। क्लियर है? ये हो गया एक साल। इनकम टैक्स का साल अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। और कहता है कि किसी भी बचत खाते में एक वर्ष में 10 लाख रुपया या अधिक नगद जमा। अब देखिए, बहुत छोटा सा बात है लेकिन आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है और उस सेविंग अकाउंट में पूरे साल में, साल कब से शुरू हो रहा है 1/4 से लेकर 31/3 तक, अगर उसमें नगद जमा हुआ है 10,000 रुपया, तो आपको एआईआर रिपोर्ट के माध्यम से इनकम टैक्स को चला जाएगा। आइए इसको एक पिक्चर के माध्यम से देखते हैं कि कैसे ये होता है। आपके सामने ये पिक्चर है। देखिए, मान लेते हैं आप हो, मान लेते हैं मिस्टर ये राकेश हैं, एग्जाम्पल के लिए मिस्टर राकेश हैं। इन्होंने क्या किया, मिस्टर राकेश ने कैश उठाया, उनके पास जो भी कैश था कहीं से भी आया है उस पर हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। ये कैश इन्होंने क्या किया, इनका कैनरा बैंक में खाता है, मान लेते हैं। कैश काउंटर पे गए और पूरे साल में अपना अलग अलग डेट पे जा जाके इन्होंने पैसा जमा करना शुरू किया और पूरे साल का डिपॉजिट मान लेते हैं 10 लाख से ज्यादा हो गया। अब ये पैसा कैनरा बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा हुआ है। अब रहा बात, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पैसा जमा कर दिया तो इनकम टैक्स को कैसे मालूम चलेगा। सर, इनकम टैक्स ने वही एआईआर सिस्टम को लागू किया हुआ है। वो कहती है, हर बैंक को ये निर्देश दिया हुआ है कि जिस जिस खाते में, जिस जिस सेविंग अकाउंट में किसी भी कस्टमर का पूरे साल में 10 लाख रुपया से ज्यादा जमा है पैसा, उसकी सूचना मुझे आप दो।
तो कैनरा बैंक क्या करेगी, साल खत्म होगा, मान लेते हैं हमने जो एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल में हमारा साल खत्म हो रहा था 31/3/2021 को खत्म होगा साल, तो कैनरा बैंक एक लिस्ट तैयार करेगी उन कस्टमर का, उन खाता धारकों का जिनके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा हुआ है, और वो लिस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगी। वो लिस्ट जमा करने की तारीख है उसके लिए 30 अप्रैल 2021। क्लियर। अब ये जो सूचना देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ये कोई ना कोई फॉर्म होता है, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक फॉर्म फाइल करेगी कैनरा बैंक और इनकम टैक्स ऑफिस को ये जानकारी दे देगी। जैसे ही इनकम टैक्स ऑफिस में ये डेटा जाएगा, आप देखिए सब लोग के पास एक 26S होता है। ये होता क्या है, आपका पैन कार्ड जो है, आपके पैन कार्ड पे ये सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा, आपको थोड़ा सा दिखाई अगर नहीं भी दे रहा होगा, यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ AIR ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे ये शो होना शुरू हो जाएगा आपके पैन में कि आपने इस साल में 10 लाख रुपया से ज्यादा पैसा जमा किया हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या मैंने पैसा जमा कर दिया तो गुनाह कर दिया? नहीं सर, पैसा आपने कमाया है, जमा करो, कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तब होगा जब आपने पैसा जमा तो कर दिया लेकिन उसका इनकम टैक्स रिटर्न सही से कैलकुलेट करा के और सही से उस पे जो टैक्स बनता है वो नहीं जमा कराया। क्लियर है? चलिए, तो एक मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया कि कैसे AIR सिस्टम काम करता है गवर्नमेंट का। आप ऐसा भी कह सकते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आदमी रखे हुए हैं डिफरेंट फॉर्म में कि आप जो लेन देन करते हो, भले ही आपको लगता है कि ये जानकारी उनको नहीं हो रही है, लेकिन उसको जानकारी हो रही है। इतना बात हम लोग को समझ में आया। चलिए, अगर ये बात समझ में आता है तो और जो ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं जिस पे सरकार की नजर है, इनकम टैक्स विभाग की नजर है, उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा डिस्कशन था कि किसी भी बचत खाते में एक वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक नगद जमा करने पे वो रिपोर्ट चली जाएगी। कहाँ पे? इनकम टैक्स ऑफिस को। तो जाहिर सी बात है, आपके खाते में जो पैसा जमा है, पैसा आने का सोर्स है सर 3। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल के पास पैसा आने का 3 साधन है। पहला, उसने कमाया हो, दूसरा, उसको कहीं से दान मिला हो, चंदा मिला हो, या तीसरा, उससे किसी ने लोन दिया हुआ है। इन तीनों चीजों के अलावे कहीं से आपके पास सोर्स नहीं हो सकता है। अगर आपने कमाया है तो टैक्स दीजिए, अगर आपको किसी ने चंदा दिया है, गिफ्ट दिया है, तो उसकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे पूछेगा। अगर आपने किसी से लोन लिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे पूछेगा, भैया बहुत लोन बांटते हो, थोड़ा हमको भी दे दो। क्लियर है? चलिए, तो उस पर हम नहीं जाते, हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि अगर आपके खाते में ट्रांजैक्शंस हुआ तो आप क्या करोगे। अब रहा बात, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं। उनसे फिर से मेरा नम्र निवेदन है कि आप ऐसा ना करें। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको करंट अकाउंट खोलना जरूरी है। करंट अकाउंट के बिना आप व्यापार करोगे सर, मुझे मुसीबत में फंस जाओगे। बिकॉज हिंदी इसका देखिए आप, बचत खाता, नाम ये बचत खाता, मतलब आपका जितना बच गया वही उस खाते में जमा होता है। तो बचत खाते में अगर 10 लाख रुपया जमा कर दिया और सरकार बोलती है कि हर साल आपका इनकम टैक्स जो माफ है वो 2.5 लाख तक ही है, अब क्या करोगे आप? 2.5 लाख, या कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि 5 लाख तक है, चलिए हम मान लेते हैं 5 लाख तक ही है। तो फिर भी अगर 5 लाख तक भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगना है साहब, लेकिन आपने बचत खाते में 10 लाख रुपया जमा कर दिया, तो क्या 5 लाख पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा? तो क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना चाहिए? करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, दूसरा जो आइटम है वो है आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 2 लाख से अधिक का भुगतान। देखिए साहब, ये देखिए क्या क्या मैटर बना के रखा हुआ है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड बहुत लोग यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड कुछ और नहीं होता है, आपको एक कार्ड बैंक द्वारा दिया गया रहता है, वो टेम्पररी लोन है जिसका आपको 45 दिन का अवधि दिया जाता है कि आप ये कार्ड का यूज करके कहीं से सामान खरीदो और उसको आप 45 दिन में आप पेमेंट कर देना। अब अच्छी बात है, आपके पास क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हो, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरे साल में क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो 2 लाख रुपया से अधिक का भुगतान किया है,
तो ये सूचना बैंक के द्वारा फिर से इनकम टैक्स ऑफिस को वही माध्यम होगा, AIR के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखने की बात है, यानी कि मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 2 लाख रुपया से अधिक का है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। चलिए अभी कुछ बातों को स्किप करते हैं जो हमारे रिलेशन में है वो देखते हैं। आइए इस पॉइंट पे, ये कहता है अचल संपत्ति की खरीद 30 लाख रुपया या अधिक। अब देखिए, अगर आपने किसी भी साल में अचल संपत्ति का मतलब हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, घर मकान खरीदा आपने और उसका वैल्यू 30 लाख रुपया से अधिक है, तो रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्री ऑफिस, जैसे बैंक कैश का इंफॉर्मेशन देता है इनकम टैक्स को, वैसे ही रजिस्ट्री ऑफिस आपको इस जमीन की खरीद का डिटेल इनकम टैक्स को भेज देगा। अब जाहिर सी बात है, आप सोच के देखो, अगर आपने 30 लाख रुपए का प्रॉपर्टी खरीद लिया और अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, तो सर पैसा आया कहां से? वही बात है, ब्लैक मनी और व्हाइट मनी, अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है तो सारा का सारा मनी आपका ब्लैक फॉर्म में है, तो आपने जैसे ही जमीन खरीदोगे तो आपका इंफॉर्मेशन चला जाएगा। देखिए, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि मेरा आज का मकसद फिर से आपको डराना नहीं है, बस आपको बताना है कि आपका ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप प्रॉपर अपना कैलकुलेशन कराइए और रिटर्न को फाइल करके रखिए। देखिए साहब, आप पैसा जो कमाओगे तो करोगे क्या? अगर हम दूसरे वे में डिस्कस करें, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या कुछ भी करते हो, आप पैसा कमाते हो, तो पैसा को अगर सारा का सारा पैसा अगर घर में रखोगे तभी जाके सेफ होगे। अगर सारा का सारा पैसा आपने कमाया तो कहीं ना कहीं उसको डालोगे, या तो खाते में डालोगे या जमीन खरीदोगे या गाड़ी खरीदोगे, कुछ भी करोगे तो आपको लेन देन पे नजर सरकार की तो है। तो इससे बढ़िया है कि हम अपना जो इनकम है वो सही कैलकुलेट कराएं और उस पर जो सही टैक्स है उसको पे करें और रिलैक्स करें। चलिए, तो हमारे सामने निकल के आ रहा था कि अगर आपने किसी भी ईयर में आपने 30 लाख से अधिक का आपने अचल संपत्ति खरीदा है तो भी वो आपके इंफॉर्मेशन रिटर्न में चला जाएगा। आपके पैन पे जो 26S होता है वो सारे वहां पे शो करने शुरू कर देते हैं। आइए, कुछ और आइटम भी है। अगर आपने म्यूचुअल फंड 2 लाख या अधिक का निवेश किया है तो भी वो इंफॉर्मेशन आपके 26S में चला जाएगा। अगर आपने बॉन्ड या डिवेंचर्स 5 लाख का खरीदा है तो भी आपके 26A में चला जाएगा। RBI का कोई बॉन्ड निवेश किया है तो भी आपको चला जाएगा। एक तो ये सिस्टम है, ये कह सकते हैं कि एक ऐसा आदमी है जिसको इनकम टैक्स विभाग ने आपके ऊपर खड़ा किया हुआ है, वाया मीडिया AIR। एक और भी आइटम है, उसको भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। वो देखिए, वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्रांच का इंफॉर्मेशन। आप देखिए, आप सभी ने कभी ना कभी इसमें आपने ट्रांजैक्शंस किया होगा और ये रिपोर्ट्स भी आपको कहां पे चला शो करना शुरू हो जाएगा। ये रिपोर्ट भी आपकी ये 26A में आपका शो करना शुरू हो जाएगा। आप ध्यान से अगर देखेंगे, आप कहीं काम कर रहे हो तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यहाँ पे आ रहा है आपके सामने। आपका देखिए यहाँ पे 15GH फाइल किया है, वो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आपके पास इनकम टैक्स के पास जा रहा है। कोई सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आप कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका TCS कहीं से है वो भी दिखाई दे रहा है। आपने कोई टैक्स पे किया है वो भी है, कोई रिफंड है, कोई एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न का है वो भी आएगा, और नीचे आपके CIB रिपोर्ट का भी इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो मेरा मकसद आपको ये बताना है कि आप एक बार आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि हमारे किन किन ट्रांजैक्शंस पे इनकम टैक्स विभाग की नजर है। तो कुछ CIB के ट्रांजैक्शंस को हम देखते हैं। देखिए, ये कहता है सेल ऑफ मोटर व्हीकल। मतलब मोटर व्हीकल का मतलब ये है कि आपने कोई गाड़ी खरीदा, आपको तो खरीद लिया, वहां पे जहां से गाड़ी खरीदा, मान के एग्जाम्पल के तौर पे आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा से स्कॉर्पियो ले लिया, है ना, बहुत खुश है, पूजा कराया, मंदिर गए, पूजा पाठ कराया, 15 लाख का गाड़ी खरीद लिया। अब आपको लग रहा है कि मैंने तो नगद दे के खरीद लिया, तो सरकार को कैसे पता चलेगा? सर, पता चलेगा उसको, क्योंकि उस महिंद्रा एजेंसी के ऊपर लीगल बाउंडेशन है कि वो जिन जिन लोगों को मोटर व्हीकल बेच रहा है और जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से अधिक है, वो इनकम टैक्स को बताएगा कि हमने ये गाड़ी इन लोगों को सेल किया है इस साल में। तो देखिए, आप कमाओगे तो बैंक में पैसा जमा करोगे तो भी आपका ट्रैकिंग हो जाएगा। आप जमीन खरीदोगे तो भी आपका ट्रैकिंग हो जाएगा। आप गाड़ी खरीदोगे
तो भी आपका ट्रैकिंग हो जाएगा। देखिए साहब, तो इससे बढ़िया है कि अपना ITR कैलकुलेट करवाएं और फाइल करें। आइए, दूसरा आइटम है आपके पास ट्रांजैक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने कोई भी ट्रांसफर किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसका भी डिटेल आएगा। देखिए AIR में आपका डिटेल आ रहा था परचेज का और यहाँ पे सेल का। तो जाहिर सी बात है, अगर पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था आपको कि अगर आप लैंड को सेल करते हो तो उस पर जो टैक्स बनता है उसको आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन पकड़ लेंगे। देखिए कोड भी दिया हुआ है, इस सारा सिस्टम का कोड है CIB 94, CIB 151। इस सारे कोड के माध्यम से सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली पता चलते रहता है। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स वेयर वैल्यू डिक्लेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्टाम्प ड्यूटी इज मोर देन सेल वैल्यू। देखिए अब सेल वैल्यू से ज्यादा है आपका स्टाम्प वैल्यू, तो उस केस में भी आपको पता चल जाएगा। आप परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूड ₹5 लाख और मोर, अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज किया है और 5 लाख से अधिक उसका मूल्य है, तो आपको फिर से रजिस्ट्रार जो है CIB 157 के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगा कि फलाने व्यक्ति ने 5 लाख रुपया से अधिक का इमूवेबल प्रॉपर्टी इस साल में परचेज किया है। आइए और कमाल की बातें देखिए, टाइम डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख। हाँ जी, टाइम डिपॉजिट वो होता है जो किसी पीरियड के लिए आप टाइम जमा करते हो, अगर वो वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो भी बैंक आपको, इनकम टैक्स को बता देगा कि इन्होंने 1 लाख से ज्यादा का टाइम डिपॉजिट किया है। चलिए जी, परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट मोर देन 50,000, अगर आपने कोई भी DD जो कैश वाला DD है 50,000 से ऊपर का परचेज किया है तो भी पकड़ में आ जाएगा। शेयर ट्रांजेक्शन मोर देन 20,000 रुपया, अगर आपने कोई शेयर्स में सेल परचेज किया है जिसका वैल्यू 20,000 रुपए से अधिक है, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल रहा है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट एक्सीडिंग 2 लाख, अगर आपने FD किया तो अगर 2 लाख से ऊपर का FD किया तो भी उसको पता चल जाएगा। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 2 लाख से डिस्कस किया ही हुआ था आपको, ये पता चल जाएगा। कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग ऑफ ₹2 lakhs इन अ डे, अगर आपने किसी एक दिन में 2 लाख रुपए से अधिक जमा किया है, मान लेते पूरे साल में आपने 10 लाख रुपया जमा नहीं किया लेकिन एक ही दिन गए और बैंक में 2 लाख रुपया जमा कर दिया, तो सबसे पहला बात, आपके पास बैंक में जाओगे तो 50,000 से ऊपर तो पहले वो कैश लेगा ही नहीं, आपको बोलेगा पैन कार्ड आप दीजिए, पैन कार्ड दोगे आप, आपके खाते में ऐड होगा और जैसे 2 लाख रुपए जमा करोगे, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन से ये डेटा बैंक से निकलकर इनकम टैक्स को पहुंच जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि साहब आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया है। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹10 lakhs और मोर इन कमोडिटी एक्सचेंज, चलिए हमारे काम का चीज नहीं, छोड़ देते हैं। कहीं से अगर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका खाता है और वहां से इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगा। पेमेंट इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेवल अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख एट वन टाइम, अब देखिए अगर आपने फॉरेन ट्रेवल किया और उस पे 1 लाख रुपया से ज्यादा आपने पेमेंट किया, अब देखिए साहब, फॉरेन घूमना कोई बुरी बात नहीं है, आप घूम सकते हो। फॉरेन ट्रेवल आपने किया, सरकार को बस ये मतलब है, फॉरेन ट्रेवल गए, मलेशिया गए, थाईलैंड गए, आप पेरिस गए और एफएल टावर पे फोटो खिंचा के फेसबुक पे अपलोड कर दिया, हाँ जी, हाँ जी, पिक्स बड़ा अच्छा दिख रहा है फेसबुक पे, वहां से भी गवर्नमेंट आजकल ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आपने फॉरेन ट्रेवल किया है तो आपके पास, गवर्नमेंट के पास जो भी फ्लाइट वाले हैं या ट्रेवल एजेंसी वाले हैं, वो इंफॉर्मेशन देंगे कि हमारे पास इन इन लोगों ने फॉरेन ट्रेवल किया है और एक टाइम में 1 लाख रुपया से ज्यादा का आपने खर्चा किया। देखिए सर, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो और 1 लाख का घूम के आ गए तो सरकार क्या मान के चलेगी, आप तो कमाते हो। चलिए नेक्स्ट है आपके पास पेमेंट ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एक्सेडिंग ₹1 लाख एट वन टाइम, हाँ जी, बहुत बड़ा धूमधाम पार्टी किया, वहां पे 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा कर दिया, तो क्या सरकार आपसे नहीं पूछेगी? ये सारी चीजें इसलिए डिस्कस की जा रही है क्योंकि सरकार ने जो रिटर्न फाइल करने का लिमिट जो है वो 2,50,000 ही रखा हुआ है। ध्यान से, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, इस फाइनेंशियल ईयर में भी आपका लिमिट सर 2,50,000 ही है, 5 लाख नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो चलिए, अगर 1 लाख रुपया आप खर्च कर देते हो तो ऑब्वियसली बात है, जो बंदा फॉरेन ट्रेवल पे 1 लाख खर्चा कर सकता है या जो बंदा 1 लाख रुपया से ज्यादा होटल बिल दे सकता है, क्या वो 2.5 लाख ही कमाता होगा?
कदापि नहीं। उसकी कमाई कम से कम 2.5 लाख से तो ज्यादा होगी। अगर आपकी कमाई 2.5 लाख से ज्यादा है, 4 लाख है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। हाँ, भले ही 4 लाख के इनकम पे आपका टैक्स नहीं लग रहा है, वो अलग मैटर है, बट आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब नट सेल में ये बात करें हम लोग, तो ये सारा जो चक्रव्यूह रचा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नजरिए से, ये इसलिए ताकि अगर कोई भी पर्सन इन सारे ट्रांजेक्शन्स को करते हैं तो इनकी रिपोर्ट उनके पास रहे, ताकि वो ट्रैक कर सके कि आपका रिटर्न प्रॉपर फाइल है या नहीं है। अब रहा बात एक और बात डिस्कशन का, कि हो सकता है कि आपका ट्रैकिंग होने के बावजूद भी आपके पास इंफॉर्मेशन या नोटिस नहीं आए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि डिपार्टमेंट को ये नजर नहीं है, जानकारी नहीं है। तो सबसे बढ़िया काम है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न को अपना प्रॉपर प्रिपेयर करो, इन सारे ट्रांजेक्शन को देखिए, और सबसे बड़ा चीज आपके पास जो ये 26A फॉर्म है उसको एनालाइज करिए। आप देखिए कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपके 26A में क्या क्या चीजें शो हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गलत इंफॉर्मेशन आपके 26A में आ जाए जो कि आपसे सहमत नहीं है, आपका वो मैटर नहीं है, तो आप उसको फाइंड आउट करके उसको आप दूर करें, है ना। आप मेरे सामने ये है कि आज का जो टॉपिक आपको डिस्कस किया गया, आप देख एक बार और देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि आप जो पैसा जो कमाते हो वो किस मोड में रखोगे। अगर बैंक में रखोगे तो भी इंफॉर्मेशन जाएगा, क्रेडिट कार्ड का दोगे तो भी जाएगा, म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो भी जाएगा, डिवेंचर्स खरीदते हो तो भी जाएगा, बॉन्ड खरीदते हो तो भी जाएगा, अचल संपत्ति खरीदते हो तो भी जाएगा, गाड़ी खरीदते हो तो भी इंफॉर्मेशन जाएगा, है ना, फिक्स डिपॉजिट करते हो तो भी जाएगा। तो साहब बात यह है कि पैसा जो आपने कमाया है तो करोगे क्या? क्या कैश को घर में रखोगे? तो कैश को घर में रखोगे तो मोदी जी को फिर से एक बार और आएगा ध्यान, तो कैश को सारा के सारे कैश को वो फिर से बंद कर देंगे और नया नोट जारी कर देंगे। तो क्या करोगे उस केस में? तो उससे बढ़िया है कि क्यों ना हम हर साल अपने सही इनकम को कैलकुलेट करें और उससे ऊपर रिटर्न को फाइल करें। तो इसी के साथ हम आपसे आज के इस वीडियो से विदा लेंगे, और आपसे ये आग्रह है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्रॉपर ये वीडियो अगर आपके सूचना लायक बनी हो, तो आप इसको प्लीज अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि काफी लोग इससे मदद उठा सके। आइए चलिए आज फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। फिर नए वीडियो में हम कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।